सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से इस नए चैनल को आपका प्यार मिला और मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग लगातार जुड़ रहे हैं, उससे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। और उसी खुशी का नतीजा है कि जब आप रात के लगभग 1 डेढ़ बजे सो रहे हैं, तब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जब आप सुबह फ्रेश माइंड से उठें और इस क्लास को देखें, तो आप खुशी से मुस्कुरा उठे, ऐसी मेरी कोशिश है। जी हाँ, आर ओ री एग्जाम 2024 के लिए कैसे पढ़े हिंदी, कैसे तैयार करें हिंदी, कैसे करें हिंदी में हाई स्कोर, ये लगभग लगभग सभी प्रतियोगी छात्र और छात्राओं के मन में सवाल उठता है। आज इसका समाधान मैं करूंगा। और बिल्कुल आज की क्लास बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यूट्यूब इतिहास की बहुत ही जबरदस्त क्लास है। और ये क्लास आपके लिए किसी वरदान से कम साबित होने वाला नहीं है। जीरो लेवल से हाई लेवल की बात करें तो मैं किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ा रहा हूं, चाहे वो सरल टॉपिक हो या कठिन टॉपिक हो, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको उसमें कुछ नहीं आता या मुझे कुछ नहीं आता। जब आप इस लेवल से तैयारी करते हैं तो हाई लेवल की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपको चीजें आसान लगने लगती हैं और समझ में आने लगती हैं। और जब यहाँ तक आप पहुंच जाते हैं, चीजों को समझने लगते हैं, तब ये आपका स्कोर भी हाई हो जाता है, जैसे मैंने किया है या मेरे से ज्यादा भी आपका हो सकता है। प्रूफ की बात करें तो इसका प्रूफ मैंने आर ओ स्ट्रेटजी में दिखाया है। और हिंदी की बात है तो 57-58 तो मेरा रहा ही है, एक मार्कशीट मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है अभी, और बाकी मार्कशीट आया नहीं है। ऐसे ही 57, 58, 59, 60 तक मेरे स्कोर रहते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता है कि समीक्षा अधिकारी के सामान्य हिंदी के सिलेबस में कुल 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक में सबसे ज्यादा जिस टॉपिक से लोगों को डर लगता है वह है विशेष और विशेषण। आज इस टॉपिक को मैं इतना आसान बना दूंगा, इतने सरलतम ढंग से समझाऊंगा कि आप खुशी से झूम उठोगे और मुंह से अपने आप निकलेगा, वाओ क्या क्लास है। ऐसा होने वाला है, दिल थाम के बैठिए, बिल्कुल होगा। और आज के बाद इस टॉपिक को आप कहेंगे बिल्कुल कठिन नहीं है, मैं तो समझ गया, अब मेरा एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है, ऐसा मैं सुनना चाहता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। विशेष विशेषण, आज विशेष विशेषण का क्लास है, पहला क्लास है, बेहतरीन क्लास है। इसे 1 नंबर मान के चलिए। यहाँ पे जो 4 नंबर है, 1 नंबर का टॉपिक आज मैंने रखा है विशेष और विशेषण। ठीक है, ध्यान से देखिएगा विशेष विशेषण क्लास को। और हाँ, चकाचौंध की दुनिया से बाहर निकलिए, मैंने पहले ही बताया है। मेरे पास संसाधन अभी नहीं है, इसलिए मैं हैंड राइटिंग में ही काम करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी हैंड राइटिंग में, यानी पेन और कागज के साथ ही काम करिए। जिस प्रकार अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ा जाता, उसी प्रकार कभी पेन और कॉपी का भी साथ मत छोड़िएगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, पीडीएफ कोई मुझसे नहीं मांगेगा, क्योंकि आप खुद नोट्स बनाएंगे पेन और कागज लेकर के। पीडीएफ मैं नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं दे सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं आप पढ़िए तो दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। अन्यथा आप लोग पेन कागज उठाएंगे नहीं, आलसी की तरह पड़े रहेंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो विशेष विशेषण टॉपिक आज का है। चलिए देखते हैं क्या है विशेषण। विशेषण की परिभाषा की बात करें, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गाय, गाय को ले लेते हैं। गाय संज्ञा से गाय जात के सभी प्राणियों का बोध होता है, न कि किसी विशेष रंग के जाति पर या गाय पर। गाय नाम लिया तो हमारी नजर में गाय ही गाय दिखाई देती है, न पीला, न काला, न लाल, न नीला। लेकिन यदि हम काली गाय कहते हैं, तो हमारी स्मृति में, हमारे दिमाग में काली गाय ही नाचने लगती हैं। अर्थात काली गाय का बोध होता है, सभी तरह की गायों का नहीं।
यहाँ यही जो काला है, यही काला विशेषण से गाय संज्ञा की व्याप्त मर्यादित हो गई, अर्थात सीमित हो गई। तो काला क्या हुआ? काला विशेषण हुआ, काली विशेषण हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर वह काली गाय है, तो काली क्या है? गाय की विशेषता है। यही क्या हो गया? यही है विशेषण। आपसे पूछा जाता है यह अमरूद मीठा है, क्या मीठा है भाई? अमरूद मीठा है। अमरूद मीठा है, अमरूद अमरूद की विशेषता है कि वह मीठा है, खट्टा है। तो मीठा क्या हुआ? विशेषण हुआ। अब बात करते हैं अमरूद फिर क्या हुआ? आगे देखिए, धैर्य से देखिए, अच्छे से देखिए। विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है, अर्थात जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट हो। जैसे वही एग्जाम्पल ऊपर वाला मैंने यहां दिया है, वह काली गाय है। अब क्या है? कौन काली गाय है? वह काली गाय है। कौन काली है? गाय काली है भाई। तो गाय, गाय क्या हो गए? गाय हो गया विशेष, गाय हो गई विशेष। यही तो ये परिभाषा है, जिसकी विशेषता बताई जाए। गाय की ही तो विशेषता है कि वह काली है जी। तो गाय विशेष और काली विशेषण। सेम वही मोहन सुंदर बालक है। कौन सुंदर है भाई? बालक सुंदर है। मोहन सुंदर बालक है। बालक की विशेषता है कि वह क्या है? सुंदर है। तो सुंदर तो हो गया भैया विशेषण, लेकिन विशेष कौन हो गया? बालक हो गया। यहाँ गाय और बालक विशेष हैं, क्योंकि काली और सुंदर उसकी क्या है? विशेषता, अर्थात विशेषण। विशेष पद सदैव संज्ञा का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? संज्ञा का। मूल शब्द को ही विशेष कहा जाता है। विशेषण जो कि विकारी शब्द होते हैं, ऐसे पद जो किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, काल, रंग, रूप, संख्या, अवस्था, आकार, आकृति, गुण, धर्म इत्यादि विषय के बोधक होते हैं। ठीक है, ये हो गया विशेष और विशेषण की परिभाषा। अब बात करते हैं प्रविशेषण क्या होता है जी। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। किसके? कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, जिसे प्रविशेषण कहते हैं। ये है परिभाषा प्रविशेषण की। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है। यहां पर तेज क्या है? तेज विशेषण है। विद्यार्थी क्या हो गया जी? विद्यार्थी की तो विशेषता है कि वह तेज है। तो विद्यार्थी जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो विद्यार्थी की विशेषता है कि वह तेज है, तो तेज तो हो गया विशेषण। और तेज में भी कैसा है तेज जी? बहुत तेज है, कम तेज है। तो कह रहा है बहुत तेज है। यही बहुत, यही जो बहुत शब्द है, यही है भैया प्रविशेषण। ठीक है, यही प्रविशेषण है। तो बात समझ में आ गई। बहुत हो गया प्रविशेषण, तेज हो गया विशेषण, और विद्यार्थी कौन हो गया? विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष होता है। विद्यार्थी हो गया विशेष। विद्यार्थी कैसा है? तेज है। तो तेज क्या हो गया? विशेषण हो गया। तेज में भी कैसा है? बहुत तेज है, कम तेज है, थोड़ा तेज है। तो क्या कह रहा है? बहुत तेज है। तो तेज की भी विशेषता क्या है? कि बहुत तेज है। तो यही हो गया आपका प्रविशेषण। परिभाषा को भी ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्ट परिभाषा भी पूछ देता है। तो आज तो हम सिर्फ व्याकरण पढ़ाएंगे, इससे संबंधित कुछ उदाहरण देते चलेंगे। बाकी डिटेल में और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न आए हुए हैं, ये सब अगले क्लास में मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं, एक होता है विशेष विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। तो विशेष विशेषण क्या है? जो विशेषण, कौन? जो विशेषण विशेष से पूर्व आए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष विशेषण। जैसे महेश चंचल बालक है। कौन चंचल बालक है? महेश चंचल बालक है। कौन चंचल है? बालक चंचल है। महेश संज्ञा है, बालक क्या है? चंचल है। यहाँ चंचल
बालक का विशेषण है। बालक कैसा है? बालक चंचल है। जो यहाँ पर देखिए, यहाँ चंचल बालक का विशेषण है, जो बालक अर्थात विशेष से पूर्व यानी पहले आया है। तो ये देखो बालक क्या है? बालक हो गया विशेष, बालक हो गया विशेष, और विशेष से पहले ही तो आया है, पूर्व में ही तो आया है चंचल। चंचल पहले आया है तो ये हो गया विशेष विशेषण। विधेय विशेषण सिंपल सी बात है, जो विशेषण विशेष के बाद आए अर्थात विशेष और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा घोड़ा काला है। कौन काला है? घोड़ा है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेष होता है। तो घोड़ा तो विशेष हो गया, और विशेष के बाद क्या आया है? काला आया है। तो काला विशेषण है, किसका विशेषण है? घोड़ा का है। तो काला विशेषण घोड़े के बाद प्रयुक्त हुआ है या आया है, तो यह क्या हुआ? विधेय विशेषण हुआ। समझ में आ गई बात? तो बिल्कुल अच्छे से शांतिपूर्वक शांत माहौल में बैठ करके समझना, परिभाषा के साथ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो यहां से देखो मेन मेन चीज हो गया, यहां से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। हमने आपको बता दिया विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा, पहचान कैसे की जाती है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े हैं विशेष। विशेष क्या होता है, विशेष को कैसे पहचाना जाता है, ये बता दिया। उसके बाद हम लोगों ने प्रविशेषण के बारे में पढ़ा, प्रविशेषण की पहचान कैसे करेंगे वो भी समझ में आ गया। विशेष विशेषण और विधेय विशेषण का क्या अंतर है? विशेष विशेषण का अंतर है कि जो विशेषण विशेष के पूर्व आए, जैसे महेश चंचल बालक है, तो यहाँ बालक विशेष है, बालक से पहले चंचल आया है, तो ये हो गया विशेष विशेषण का उदाहरण। विधेय विशेषण में जो विशेषण विशेष के बाद आए अर्थात विशेष और क्रिया के बीच में आए, जैसे मेरा घोड़ा काला है, तो घोड़ा क्या हो गया? विशेष हो गया, और विशेष के बाद काला आया है। या इसी उदाहरण को ले लो, महेश बालक चंचल है कर लो, तो बालक के बाद चंचल आ गया, तो ये भी हो जाएगा विधेय विशेषण। ठीक है? चलिए विशेषण की भेद स्पष्ट रूप से जान लीजिए। कुछ किताबों में विशेषण के 3 भेद बताए जाते हैं, वासुदेव नंदन में भी ये मिस्टेक थोड़ा सा है, और आयोग मानता है 4। इससे पहले प्रश्न पूछे गए हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है संख्यावाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद हैं, एक मौलिक और एक यौगिक। गुणवाचक विशेषण में 7 भेद हैं, परिमाणवाचक में 2 है, निश्चित अनिश्चित। उसी प्रकार संख्यावाचक में भी 2 हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब देखते हैं पहला सार्वनामिक विशेषण के बारे में। ठीक है? जो आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिल रहा है। पहला नंबर 4 विशेषण, विशेषण के भेद 4 होते हैं, जिसमें पहला हम लोग भेद देख रहे हैं सार्वनामिक विशेषण। इसके 2 प्रकार भी हैं, नंबर 1 मौलिक सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो पहले हम लोग सार्वनामिक विशेषण के बारे में बात करते हैं, फिर उसके भेद के बारे में देखेंगे। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कहीं विकल्प में संकेतवाचक दे दिया तो आप घबरा गए, यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यह वह करके जब बात होती है तो उसको संकेत ही कहा जाता है। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, तुम आदि के सिवा जब अन्य सर्वनाम जब किसी के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये परिभाषा देख के मत डरो, सीधा सीधा अभी मैं बता दे रहा हूं। वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं से पहले वह यह सर्वनाम के रूप में आए हैं, अर्थात वह और यह क्रमशः नौकर और घोड़ा की विशेषता बताते हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। यह वह, ये सब जहां भी यह वह आपको नजर आए वो समझ लीजिए सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण है। अब देखते हैं सार्वनामिक विशेषण के जो 2 प्रकार ऊपर लिखा गया था, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो पहले हम लोग मौलिक यानी मूल सार्वनामिक विशेषण को देखते हैं। जो सर्वनाम
बिना किसी रूपांतरण के, बिना किसी जोड़ के संज्ञा से पहले आता है, उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। या दूसरी परिभाषा समझ लो, अगर ये परिभाषा नहीं समझ में आ रहा है तो, जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी चोर है, ये लोग सज्जन हैं, कोई व्यक्ति आया है। इन वाक्यों में यह, ए, कोई सर्वनाम के मूल रूप हैं, जो क्रमशः आदमी, लोग और व्यक्ति की विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आते हैं यौगिक सार्वनामिक। यौगिक मतलब ये होता है दो चीजों को जोड़कर बनाया गया। यौगिक सार्वनामिक की बात करते हैं तो जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, ये सब क्या है? यौगिक सार्वनामिक के विशेषण। यह वह किसके हैं? सार्वनामिक, मूल सार्वनामिक या मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। यौगिक में क्या है? ऐसा, कैसा, जैसा। या दूसरा परिभाषा देख लो, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा लड़का मिलना कठिन है, कैसा माहौल है, तुम्हारे जैसा आदमी मैंने नहीं देखा। अरे यौगिक का मतलब नहीं समझ रहे हो क्या भाई? अरे तुम क्या है, तुम क्या है, तुम्हारे, तुम्हारे कैसे बना? प्रत्यय लगाने से ही तुम में, प्रत्यय लगाने से ही तो तुम्हारे बना है शब्द। तो वही तो कह रहा है, यौगिक जुड़ गया, दो शब्दों के मेल से बना है, तो वही तो यौगिक हो गया। यहाँ ऐसा, कैसा, जैसा यौगिक सर्वनाम क्रमशः लड़का, माहौल, आदमी की विशेषता बतला रहा है। अब देखो, इसके अतिरिक्त मेरा, तुम्हारा, आपका, कितना, इतना, उतना, अपना, ये भी किसके उदाहरण है? यौगिक सर्वनाम के। ठीक है, मैं में रा जुड़ गया, यौगिक हो गया। नहीं तो सिंगल क्या है? मैं, मेरा कैसे हुआ? मेरा शब्द कैसे बना? प्रत्यय लगने से बना। तुम्हारा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ये सब क्या है? प्रत्यय लगने के बाद जो है यौगिक हो गए, यौगिक सर्वनाम का उदाहरण है। अब सिंपल भाषा में ये समझ लो, यह वह जहां दिखे वो मूल या मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। ऐसा, कैसा, जैसा, तुम्हारे, आपका, कितना, इतना, उतना, ये सब जहां दिखे यौगिक सर्वनाम। कोई भी मूल या मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। यह, वह, कोई, ये सब क्या है? मूल सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। ऐसा, कैसा, जैसा, तुम्हारे, आपका, कितना, इतना, उतना, ये सब यौगिक सर्वनाम के उदाहरण है। मूल सर्वनाम हिंदी में पता है कितना होता है जी? 11 होता है। मैं, तू या तुम, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो। ये देखो भैया मूल सर्वनाम है। अब बात समझ में आएगी, जहां पे मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, ये सब किसके हैं? मूल सर्वनाम के उदाहरण है। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। लेकिन एक शर्त था परिभाषा में मूल सर्वनाम के, निजवाचक कहाँ था? ये देखो, पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, इनके सिवा जब अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आते हैं, तब वह सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। तो मैं, तुम का याद रखना भाई। बाकी जितने आप देख रहे हो वो आपके उदाहरण में आते हैं। आप, जहां पर आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो दिखे, वो मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम विशेषण है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। जहां ऐसा, कैसा, जैसा, आपका, तुम्हारा, इस टाइप का शब्द दिखे, वहां पे यौगिक सार्वनामिक उदाहरण है। बस बात खत्म। प्रायः सभी प्रकार के सर्वनाम विशेषणों का कार्य कर सकते हैं। अतः सर्वनामों के अलग अलग भेद होने के कारण सार्वनामिक विशेषणों के भी निम्नलिखित भेद हो जाते हैं। लो भैया बवाल हो गया, लेकिन कोई बवाल नहीं है, बहुत आसान है, आराम से देखो। क में बात करते हैं निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। अरे भाई, यह, वह, इस, उस क्या है? ये संकेतवाचक या निश्चित सर्वनामों के उदाहरण नहीं है। जैसे
कहोगे आप यह मेरा घर है, तो निश्चित तो है ही, संकेत भी है। वह लड़का कौन है? कोई ऐसा तो है नहीं दीवार के पीछे लड़का खड़ा है तो आप उसको देख लोगे, कहोगे वह लड़का। अरे सामने कोई दिखाई दे रहा है तभी तो बोलोगे वह लड़का कौन है, वह किसका घर है। तो इस तरह के जब शब्द आपको दिखाई दे तो वह निश्चित संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण ही अक्सर पूछता है, कभी कभी संकेतवाचक भी विकल्प में दे देता है। जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण होते हैं या विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, वह बालक कहाँ गया, उस मकान में कौन रहता है। ये सब देखो, इस वह उस क्या हो गया, इसी का उदाहरण है निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण का। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो शब्द से ही पकड़ लो, कोई, कुछ जैसे शब्द जहां विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, अनिश्चित है, मुझे पता नहीं कितने लोग आने वाले हैं, तो कुछ तो अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण का उदाहरण है। मुझे कहानी की कोई भी किताब दे दो, ये नहीं कह रहा है कि गोदान की किताब दे दो, कह रहा है मुझे कहानी की कोई भी किताब खरीदनी है। तो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सारनामी विशेषण का उदाहरण। अगला देखते हैं प्रश्नवाचक सारनामी विशेषण। जाहिर सी बात है, जब प्रश्न किया जाएगा, जहां प्रश्न जैसा कोई शब्द दिखाई दे, कौन, क्या, किस जैसे सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है तब प्रश्नवाचक सारनामी विशेषण कहा जाता है। जैसे कौन सा कपड़ा आपको पसंद आया। जैसे आप और हम दो दोस्त लोग गए तो आपने पूछा कि कौन सा कपड़ा तुमको पसंद आ रहा है भाई, किस आदमी से मिलना है, किसको देख रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो, कौन लोग आए थे। ये सब प्रश्नवाचक सारनामिक विशेषण के उदाहरण है। संबंधवाचक सारनामिक विशेषण की बात करें तो भाई जहां संबंध बनता है, जब संबंधवाची सर्वनामों जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा, तेरा, इसका, उसका, उनका इत्यादि का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है तब वह संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण कहलाता है। जैसे उनकी साड़ी सुंदर है, मेरा बेटा स्कूल गया है, उनके घर आज पार्टी हो रही है। तो ये उदाहरण संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, अब भैया आते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण याद आ रहा है, विशेषण के चार भेद हैं। सार्वनामिक विशेषण पढ़ लिए, जिसके दो भेद भी पढ़ लिए, उसमें भी कई भेद हमने पढ़ लिया। अब दूसरे नंबर पर आता है गुणवाचक विशेषण, चार भेद में दूसरा। गुणवाचक विशेषण की क्या खास बात है, विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक है, मुख्यतः 7 भेद होते हैं। ध्यान रखना, 7 डायरेक्ट पूछ लेता है और पूछा गया है गुणवाचक विशेषण कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 7 भेद। कभी कभी 6 भेद भी मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आप विकल्प में ये देखिएगा कि 7 भी दिया है, 6 भी दिया है, तब तो वो प्रश्न हो जाएगा विवादित और आयोग को मानना पड़ेगा दोनों उत्तर। लेकिन केवल अगर 6 दिया है तो मुस्कुरा के 6 मार दीजिए, 7 केवल विकल्प दिया है तो 7 मार के चले आइए। 6-7 दोनों हो तो आप 7 को चयन करिएगा। निश्चित रूप से आयोग अगर 6 भी मानेगा उत्तर तो आप कोई दिक्कत नहीं है। जब दोबारा आप आपत्ति लगाएंगे, प्रूफ लोग देंगे तो दो उत्तर उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषणों की संख्या सबसे अधिक है, कितनी है, 7 है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं, और उससे पहले गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव, धर्म आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एक और परिभाषा समझिए, अथवा जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संबंध, दशा, स्वभाव इत्यादि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दो दो परिभाषा मैंने इसलिए दिया है कि जो आपको आसान लगे उससे आप पढ़ लीजिए, ठीक है, उससे आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अब गुणवाचक विशेषण के जो भेद हैं 7 उसके बारे में देख लेते हैं। मुख्य प्रकार इसके निम्नवत हैं। रंग,
जहां भी रंग वगैरह की बात आए, नीला, पीला, हरा, लाल, सुनहरा, धुंधला, फीका, चमकीला, वो सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। काल, काल की बात करें, भूत, भविष्य, वर्तमान, नया, पुराना, ताजा, अगला, पिछला, प्राचीन, टिकाऊ की जहां बात हो, वह काल से संबंधित है, तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो गया। आकार, लंबा है, चौड़ा है, चौकोर है, मोटा है, गोल है, नुकीला है, कि सीधा है, कि तिरछा है, कि सुडौल है, इत्यादि जैसे शब्द मिले, ये भी जो है आपका आता है गुणवाचक विशेषण का में। दशा, दुबला, वह दुबला लड़का है, वह पतला है, वह बहुत मोटा है, बहुत भारी है, गीला है, घना है, गरीब है, रोगी है, सूखा है, गाढ़ा है, ये सब भी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अब 5 नंबर की बात करें गुण की, भला है, बहुत बुरा आदमी है, बहुत न्यायी आदमी है, बहुत सीधा व्यक्ति है, बहुत दान पुण्य करता है, बहुत पापी और नीच आदमी है, सच्चा, भला, उचित, सुंदर, मीठा, ऐसे जहां पे शब्द दिखे, ये भी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ये किसी व्यक्ति के गुण हो सकते हैं। ठीक है, स्थान की बात करते हैं। दाया, बाया, ऊपरी, बाहरी, भीतरी, क्षेत्रीय, यहां तक कि पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय, उत्तर प्रदेशी, बिहारी, ये सब क्या है? ये सब स्थानवाचक शब्द हैं और ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। अंतिम में आते हैं 7वें, द्रष्टव्य। क्या है द्रष्टव्य भाई? गुणवाचक विशेषणों में सा कलर बदल लेते हैं, रंगीन कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। गुणवाचक विशेषणों में सा सदृशवाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जाता है। जैसे जैसे बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा, छोटी सी, इत्यादि। कुल मिला के जहां पे आपको ऐसा शब्द दिखाई दिया दे जहां पे सा लगा हुआ है, बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा, छोटी सी, सा, सी से जहां भी लगा हो, वो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है, द्रष्टव्य के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण की। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। कौन सुंदर लड़की है? राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। लड़की कैसी है? सुंदर है। तो क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। दृश्य बहुत मनोरम है। भाई मनोरम है तो जाहिर सी बात है कि गुणवाचक विशेषण की है। योग्य व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। तो व्यक्ति कैसा है? योग्य है। गुण है व्यक्ति का तो गुणवाचक विशेषण है। कुत्ते का रंग काला है। कुत्ते का रंग काला है तो रंग का एक भेद पड़ा ना गुणवाचक में, तो क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। यह चांदी छोटी सी दिखती है। देखो यहाँ द्रष्टव्य वाली बात आ गई, तो ये भी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। राहुल बहुत पतला है। कौन पतला है भाई? राहुल बहुत पतला हो गया है। दुबला पतला वाला भेद अभी पढ़ा था ना रंग रूप में, तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अमेरिकी व्यक्ति, स्थानवाचक की बात आ गई स्थान की, तो अमेरिकी व्यक्ति गोरे होते हैं। कौन व्यक्ति गोरे होते हैं? अमेरिकी व्यक्ति गोरे होते हैं, तो ये भी गुणवाचक है। सतीश चंचल बालक है। गीता शांत रहती है। वह मकान बहुत ऊंचा है। देखो ऊंचा आ गया। भोला एक गरीब आदमी है। ये सब किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण के भाई। कैसे? अरे कैसे कितनी बार बताएं यार। ये देखो जहां पे रंग की बात आए, ये गुणवाचक विशेषण बताया ना अभी। गुणवाचक विशेषण 7 भेद है। 7 भेद में देखो एक रंग आ गया, रंग हो गया। फिर काल में देखो भूत, भविष्य, वर्तमान, नया, ताजा, पुराना, प्राचीन। आकार लंबा चौड़ा, मोटा गोला। दशा में दुबला पतला, मोटा भारी, गीला, रोगी, सोखा। गुण भला बुरा, न्याय सीधा। स्थान दाया बाया, ऊपरी भीतरी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय। द्रष्टव्य बड़ा सा, ऊंची सी, सब इसी सब के तो उदाहरण दिए हैं समझने के लिए। क्यों नहीं समझ रहे हो? चलो अब आते हैं विशेषण के 4 भेदों में तीसरे भेद की तरफ। परिमाण व परिणाम नहीं, परिमाण, ड़ नहीं, परिमाण वाचक विशेषण। जैसा कि पहले बताया इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिणामवाचक, परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। पहले हम लोग जानते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, वस्तु को क्या मात्रा अथवा माप तौल का बोध हो। मेरे भाइयों, माप तौल का, मात्रा अथवा माप तौल का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। थोड़ा, बहुत, शेर भर,
शेर भर दूध, 10 गज कपड़ा, 3 मीटर इत्यादि। ये सब परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अर्थात जहां भी ये शब्द दिखे आपको, इस तरह का शब्द दिखे मापने तौलने वाला, वो भैया है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। अब बात करते हैं दो भेद की। तो दो भेद है परिमाणवाचक की, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये हो गया, ये तो हो गया संयुक्त, दोनों दोनों का परिभाषा इसके अंतर्गत आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, संयुक्त रूप से परिभाषा हो गया। अब बात करते हैं अलग अलग, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक पहले देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित माप तौल मात्रा का ज्ञान हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 सेर घी, कुछ सेर घी नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है 2 सेर घी। 5 किलो अमरूद, कुछ अमरूद नहीं, 5 किलो फिक्स है, निश्चित है। डलिया भर, अब वाया दिमाग हो गया खराब कि भैया डलिया भर आम है तो कैसे निश्चित हो गया। अरे भाई, डलिया कहे चाहे बाल्टी कहे, आपको नहीं पता है कि बाल्टी 10 लीटर की है कि 5 लीटर की, लेकिन निश्चित है। उस पर आप जब मात्रा नापोगे तो हो सकता है 5.5 लीटर आए, 10.5 लीटर, 10.25 लीटर आए, लेकिन निश्चित है। कभी कभी आप लोग गांव में देखते होंगे, जो गांव में रहते होंगे, कि बटाई का कार्य जब होता है, मड़ाई का कार्य होता है, अधिया में जिसको बोला जाता है हम लोगों के यहाँ, कहीं कुछ और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, खेत दे दिया जाता है और वहां पे अन्न का बंटवारा होता है, तो कोई एक बर्तन होता है डलिया टाइप का, या फिर लोहे के रूप में वो रहता है कनस्टर टाइप का, तो उससे नाप नाप करके अनाज एक कनस्टर इधर डालेंगे, एक डलिया उधर डालेंगे, तो निश्चित रहता है। भले ही वो अंदाज से लोग डाल रहे हो, लेकिन तब भी वो निश्चित है कि उसमें 10, 20, 25, 25.5, 24.5, 10.5 किलो, 11.5 किलो, 12 किलो, 15 किलो, कुछ ना कुछ तो निश्चित मात्रा होगा। अब आप चाहे नापिए चाहे न नापिए, तो वो भी निश्चित परिमाणवाचक के तहत ही आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। 4 गज मलमल, सीधा सीधा दिया ही है 4 गज। 6 फीट आदमी, भाई कुछ फीट आदमी तो कह नहीं रहा है, 6 फीट कह रहा है, 100 लीटर दूध फिक्स कर रहा है, ये थोड़ी ना कह रहा है कुछ लीटर दूध। ये सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। जैसे राम बाजार से 5 किलो आटा लाया, तो भाई 5 किलो लाया है, कुछ आटा नहीं लाया है, तो निश्चित हो गया। मुझे 10 एकड़ जमीन चाहिए, भाई 10 एकड़ चाहिए, कुछ एकड़ नहीं 10 एकड़। रामू डलिया भर आम लाया। ये सब क्या हो गए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। अब बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। नाम से ही आपको पता होना चाहिए, जिन शब्दों या विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा या माप तौल का बोध हो। जैसे बहुत दूध, ये नहीं कह रहा है कुछ 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, कह रहा है बहुत दूध। सब धन, पूरा आनंद, कितना आनंद, क्या नापा जा सकता है? पूरा आनंद की बात कर रहा है, मापत जो कि माप तौल नहीं किया। कितना उसके लिए पूरा आनंद है मुझे नहीं पता है। थोड़ा जल, थोड़ा में कितना जल भाई, 1 बाल्टी उसके लिए थोड़ा है, या फिर जो 1 लोटा थोड़ा है, पता नहीं है। तो अनिश्चित हो गया। थोड़ा सा, ढेरों, कुछ, टनों, टन नहीं कह रहा, 10 टन नहीं, 1 टन नहीं कह रहा, टनों, मनो, इतना फल, कितना फल, 1 टाली फल, एक झउआ फल, एक जो है डलिया फल, नहीं पता है। ढेर सारा चीनी, इनके लिए ढेर कितना है, 1 ट्रक, 1 बोरी, मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। तो ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हुए। चलो उदाहरण भी दिखा देते हैं। राम बाजार से कुछ फल लाया, ये नहीं कह रहा है कि 1 दर्जन लाया केला या 1 किलो सेब लाया, कह रहा है कुछ फल लाया, पता नहीं कितना कुछ लाया है। तो जाहिर सी बात है अनिश्चित। मुझे मेले में पूरा आनंद मिला, इनके लिए पूरा आनंद कितना है मुझे नहीं पता है, तो अनिश्चित हो गया। वह बहुत खाता है, उनके लिए 10 रोटी बहुत है, 5 रोटी बहुत होता है, मुझे नहीं पता है। सरकार ने अंशतः पूर्ति की, अंशतः में कितनी प्रतिपूर्ति की है नहीं पता है। आज मुझे बहुत काम है, बहुत में कितना काम है मुझे नहीं पता। 4 घंटा काम करेंगे कि दिन भर काम करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे, मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, तो निश्चित बात है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। आगे बात करते हैं विशेषण के 4 भेदों में चौथा भेद
संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नंबर एक देखिए, गणनावाचक विशेषण, दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, तीसरा है आवृत्तवाचक विशेषण, फिर है समुदायवाचक विशेषण, फिर है प्रतीकवाचक विशेषण, फिर है समुच्चयवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी ये भेद है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तवाचक, समुदायवाचक, प्रतीकवाचक, समुच्चयवाचक। गणनावाचक के भी दो भेद हो जाते हैं। यहाँ देखो, एक पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक। बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा, घबराना ही नहीं। परिमाणवाचक मैंने बोल दिया, परिमाणवाचक और संख्यावाचक में डाउट होता है, उसमें परेशान हो तो संख्यावाचक में संख्या रहेगा, निश्चित और अनिश्चित रहेगा। परिमाणवाचक में जैसे तौलने वाली चीजें होती हैं, ठीक है, माप तौल किलो तराजू वाली बात परिमाणवाचक में होती है, संख्यावाचक में संख्या की बात होगी। आगे देखो, अभी सब आसान लगने लगेगा। तो संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, पहले तो संख्यावाचक विशेषण को जान लेते क्या है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चार लड़के, कुछ लोग, देखो इनको कुछ लोग का मतलब इनको तौलोगे थोड़ी ना, मापोगे थोड़ी ना यार। कुछ लोग गिनती में है, कुछ लोग में कितने हैं, 100 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन संख्या है ना, ये कुछ लोग हैं। सब लोग, 20 घोड़े, 25 रुपए, ये सब क्या है, इनमें सारे में संख्या की बात हो रही है। रही बात है कुछ लोग, सब लोग का, तो लोग को तो मापा तौला जाएगा नहीं, तो वो भाई संख्या में ही आएगा। ठीक है। अब संख्यावाचक विशेषण के जो दो भेद होते हैं, वह एक है अनिश्चित संख्यावाचक, एक है निश्चित संख्यावाचक। पहले अनिश्चित संख्यावाचक देख लेते हैं, जिसमें किसी वस्तु की संख्या अनिश्चित रहती है, जैसे कुछ लोग, कई आदमी, काफी ज्यादा, सब लोग। जहां पे इस तरह की चीजें हो, शब्द दिखे आपको, अनिश्चित संख्यावाचक उदाहरण है। उदाहरण जैसे सभा में 50 लोग। अब देखो, ये 50 लोग एक अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, ये अनुमान है, ये अनुमान है। ठीक है, हो सकता है 51 लोग हो सकता है 49 लोग हो, 48 लोग हो, तो एक लगभग अनुमान है, 50 लोग थे। 50 नहीं कह रहा है, 50 अगर कह देगा तब तो निश्चित संख्या हो जाएगी, तो 50 नहीं कह रहा है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है यानी निश्चित है, लेकिन इसकी बात ही नहीं कर रहा है, ये कह रहा है 50 लोग, अनुमान लगा रहा है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। मेले में काफी ज्यादा लोग थे, अनिश्चित है, काफी ज्यादा, 1000 लोग, 2000 लोग, 4000 लोग, मुझे नहीं पता है। हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए, 100 नहीं कह रहा है, सैकड़ों लोग। हो सकता है 110 लोग मारे गए हो, 105 लोग मारे गए हो सकता है 100 से थोड़ा बहुत कम हो। ठीक है, एक अनुमान के तहत बताया जा रहा है। सब कुछ समाप्त हो गया। सब कुछ में क्या समाप्त हो गया भाई, मुझे तो नहीं पता है सब कुछ में कितना है उनके लिए सब कुछ समाप्त हो गया है। ये भी अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। सब लोग बाहर है, सब लोग घर में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, हमें तो नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, तो भाई सब लोग बाहर है। ठीक है, तो ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात आ गई। अब बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण की, जिसमें किसी वस्तु की निश्चित संख्या का बोध हो। जैसे 5 लड़के, 20 घोड़े, 100 आदमी, 50 रुपए। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है, संख्यावाचक विशेषण के हैं। प्रयोग की दृष्टि से निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नांकित प्रकार है, बताया ही था अभी। गणनावाचक क्या है भाई, यह वस्तुओं की गणना बतलाता है। गणना कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 1 लाख, ऐसे ही तो गणना किया जाता है। जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है, कितना लड़का, एक लड़का स्कूल जा रहा है, 100 लोगों ने उसे जाते देखा। यहाँ देखो 100 लोग कह रहा है, 100 लोगों ने उसे जाते देखा। ये 100 क्या है, 1 2 3 4 5 6 100 500 1000, ये सब गणनावाचक है। गणनावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, बहुत आराम से समझ लेना। पूर्णांक बोधक,
या पूर्ण संख्या बोधक। जहां या पूर्ण संख्या दिखाई दे, बस बात खत्म। जहां पूर्ण संख्या दिखाई दे वह पूर्णांक बोधक विशेषण होता है। जैसे 1, 2, 3, 5, 10, 3 चोर, 1 किताब, 2 कमीजें, पूर्णांक बोधक हो गया। तो अपूर्णांक बोधक क्या है? जहां पर अपूर्ण संख्याएं हों, सवा, डेढ़, सवा दो, ढाई, चौथाई, ढाई किग्रा, 1.5 रुपया, 250 रुपया, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या तो है नहीं, तो अपूर्णांक विशेषण के उदाहरण हुए। समझ में आ गई बात? बिल्कुल क्लियर? अरे क्या नहीं क्लियर है भाई? क्या नहीं क्लियर है? संख्यावाचक विशेषण था चौथा। एक सेकंड, ये कहां से आ गया बीच में? हाँ, संख्यावाचक विशेषण था। यहाँ पे दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में देख रहे हैं इतने भेद हैं, गणनावाचक में बस दो ही तो है, कौन सी टेंशन लेना है। पूर्णांक बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, 4 बार पढ़ोगे अच्छे से याद आ जाएगा। संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण दे दिया। संख्यावाचक में दो भेद होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। तो अनिश्चित संख्यावाचक में जहां पे निश्चित न हो और संख्या की बात हो, वहां पे अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। निश्चित संख्यावाचक में जहां संख्या निश्चित हो और इसमें जो भेद है गणनावाचक 1, 2, 3, 4, जहां गिनती टाइप का हो, वो गणनावाचक है। गणनावाचक के दो भेद है, पूर्णांक बोधक यानी पूर्ण संख्या जहां दिखे वो जो है पूर्णांक बोधक विशेषण है। जहां पे अपूर्ण संख्याएं सवा, डेढ़, ढाई वगैरह टाइप के शब्द हो, वो अपूर्णांक बोधक विशेषण है। ठीक है, तो ये हो गया गणना। अब आते हैं क्रमवाचक। अच्छा बताओ, जैसे क्रम में लगा रहता है, कोई लाइन में लगा रहता है, तो क्या कहते हो? मेरा तीसरा नंबर है, ऐसे ही तो बोलते हो ना? तो वही है क्रमवाचक विशेषण। पहला नंबर मेरा है, दूसरा तुम्हारा है, तीसरा उसका है, चौथा पप्पू का है, पांचवा जो है फलाना का है। ऐसे जहां पे शब्द आए उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूसरा लड़का कहाँ गया? भाई आप दो भाई हैं, आपकी मम्मी या पापा कह रहे हैं अरे एक लड़का दिखाई दे रहा है, दूसरा लड़का कहाँ गया? चौथी लड़की काम कर रही है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। ये सब क्या है? अरे चतुर्थ संस्कृत में दे दिया है, बस क्या घबराना है? चौथा बोल दो। चौथा श्रेणी के कर्मचारी हड़ताल पे है, ऐसे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो चतुर्थ श्रेणी का ही बोला जाता है, चौथा श्रेणी का के कर्मचारी तो बोला नहीं जाता है। तो बस वही बात है। तो ये सब क्या हो गए? क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक, यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का बोध कराता है। जैसे दुना, तिगुना, चौगुना, नौगुना, 50 गुना, 100 गुना, ये सब क्या है? आवृत्ति बोध वाचक विशेषण के उदाहरण। जैसे 100 गुना लंबा बांध है, तुमसे 100 गुना ज्यादा दिमाग है, दूध से दुगुना तो तुमने पानी मिला दिया है। ये सब क्या हुआ? आवृत्ति वाचक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, तो चिंता मत करिए, डरिए मत, अच्छे से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अभी एक बार फिर से हम एक एक टॉपिक को बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे और इसको घोल करके पिला देंगे। फिर आप कहोगे वाह क्या बात है, विशेष विशेषण तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। समुदाय, नाम से ही पता है, जहां पे समुदाय हो, एक से अधिक लोग हों, वह समुदायवाचक विशेषण का बोध कराएगा। जैसे दोनों लोग, तीनों, चारों, पांचों, दसों, चारों लड़के, दोनों भाई, बेताल 25, अली बाबा 40 चोर, ये सब समुदाय बोधक के ही उदाहरण है। जहां एक से अधिक लोग इकट्ठा हो जाए समुदाय बन जाता है। चारों लड़के खेलने गए हैं, दोनों भाई पढ़ रहे हैं, ये क्या है? समुदायवाचक विशेषण के उदाहरण है। प्रत्येक वाचक विशेषण, ये क्या है? यह अनेक वस्तुओं में हर एक का बोध कराता है। जहां भी आपको जैसे प्रत्येक, हर एक, एक एक, दो दो, सवा सवा जैसे शब्द दिखाई दे, वो प्रत्येक वाचक विशेषण के उदाहरण है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर एक आदमी को पौधा लगाना चाहिए, एक एक नेता को ईमानदार होना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब प्रत्येकवाचक विशेषण के उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं समुच्चयवाचक क्या है भाई। जैसे जहां पे जोड़ा दिखाई दे, जोड़ा की बात हो, दर्जन की बात हो, सतसई यानी 700 दोहों का समूह की बात हो, बत्तीसी की बात हो, शताब्दी की बात हो, इत्यादि जैसे शब्द जहां पे
इस्तेमाल हुए हों उन्हें समुच्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 दर्जन केले ले आओ, ये क्या हो गया? समुच्चयवाचक विशेषण। कभी कभी ऐसे, जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया था, कहाँ पर दिया था? समुदायवाचक विशेषण में देखो, यहाँ भी मैंने बेताल 25 लिखा है, अली बाबा 40 चोर। तो यहाँ पे क्या है? समुदायवाचक विशेषण में भी मैंने उदाहरण दिया है और यहाँ पे समुच्चय में भी देखो 32 दिया है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है, इस प्रकार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद हैं, किंतु कहीं कहीं 5 भेद भी मिलते हैं। ठीक है, 5 भेद में यानी यही समुच्चय को गायब कर देते हैं, इसी समुच्चय को गायब कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में समुच्चयवाचक नहीं है और बेताल 25 या अली बाबा 40 चोर कहा है तो उसे आप समुदायवाचक भी मान लेंगे। अगर विकल्प में समुच्चयवाचक विशेषण दिया है तब बेताल 25 या दर्जन वगैरह टाइप का शब्द जहां इस्तेमाल होगा उसे आप समुच्चयवाचक विशेषण मानेंगे। ठीक है, चलिए, विशेषण की तुलनावस्था क्या है भाई? 2 या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं। जाहिर सी बात है, 2 या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं। इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे निम्न, निम्न क्या है? मूलावस्था की स्थिति है। निम्नतर, तर उत्तरावस्था की स्थिति है और निम्नतम उत्तमावस्था की स्थिति है। अब इसको मूल शब्द ये मान लो, निम्न क्या है? मूल शब्द है। उत्तरावस्था देखो, उत्तरा में र लगा हुआ है, यहाँ भी लास्ट में र लगा हुआ है। हर शब्द में देखो र र र लगा हुआ है। यहाँ उत्तमावस्था में म लगा है, यहाँ भी देखो सब लास्ट में निम्नतम होना चाहिए, यहाँ पे म, यहाँ सब लास्ट में म लगा हुआ है। बस ऐसे ही पहचान लो, कह देगा कौन मूलावस्था शब्द है। तो निम्न, उच्च, प्रिय, बृहत, ये क्या है? मूलावस्था का उदाहरण है। निम्नतर, उच्चतर, प्रियतर, बृहत्तर, ये सब उत्तरावस्था का उदाहरण है। निम्नतम, निम्नतम 2 बार हो गया, यहाँ पे होना चाहिए उच्चतम। निम्नतम, उच्चतम, निम्नतम, उच्चतम। ठीक है, यहाँ पे उच्चतम मानिए, उच्चतम। उच्चतर, उच्चतम क्या हो गया? उत्तमावस्था। प्रियतर, उत्तरावस्था, प्रियतम, उत्तमावस्था, उसी तरह बृहत्तर और बृहत्तम। अब देख लेते हैं बारी बारी से विस्तार से। क्या है भैया? मूलावस्था। जब कहीं कोई तुलना न की गई हो, जब कहीं कोई तुलना न की गई हो, अर्थात एक संज्ञा पद हो और उसके किसी गुण या दोष की चर्चा हो, तब विशेषण की इस स्थिति को मूलावस्था कहते हैं। परिभाषा दिमाग में बैठ गया तो उदाहरण तुरंत पकड़ लोगे। जब कहीं किसी की तुलना न की गई हो, एक ही संख्या पद हो और उसी के किसी गुण दोष को बताया गया हो। जैसे व्यक्तिगत मेरे बारे में बात किया जाए, मनोज पहलवान है, सोहन पहलवान है, राकेश पहलवान है, तो केवल एक ही व्यक्ति की तो बात हो रही है, एक ही तो संज्ञा है। सोहन पहलवान है, सोहन की ही गुण या दोष की बात हो रही है। सुधा मोटी है, सुधा के गुण दोष की बात हो रही है। तो ये मूलावस्था के उदाहरण हुए। इन दोनों वाक्यों में पहलवान और मोटी शब्दों द्वारा सोहन और सुधा के गुण दोषों का उल्लेख किया गया है, अतः यह मूलावस्था का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा आता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या है भाई? जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे मोहन और सोहन। अब देखो, यहाँ 2 व्यक्ति हो गए, राधा और श्यामा। चाहे 2 व्यक्ति हो चाहे 2 वस्तु हो, जब उनके आपस में गुण दोष की तुलना किया जाए तो उत्तरावस्था कहता है। जैसे मोहन सोहन से अधिक पहलवान है, राधा श्यामा से अधिक मोटी है, तो 2 लोगों के बीच तुलना किया गया है, तो यह स्थिति उत्तरावस्था की है। यहाँ अधिक शब्द से दोनों वाक्यों के लोगों की तुलना की गई है, अतः यह उत्तरावस्था का उदाहरण है। उत्तमावस्था क्या होता है? जब 2 से अधिक व्यक्तियों, ध्यान रखिएगा, 2 से अधिक व्यक्तियों। अभी तक मूलावस्था में क्या था? एक संज्ञा, एक व्यक्ति। उत्तरावस्था में 2,
उत्तम अवस्था में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है, तब इस स्थिति को उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे दारा सिंह सबसे अधिक बलवान है, देखो यहाँ पे सबसे अधिक की बात हो गई, सबसे अधिक बलवान है। राधिका सबसे अधिक मोटी है। मध्य प्रदेश में अधिकतम सोयाबीन होता है। अरे अधिकतम का मतलब सबसे अधिक भाई। नरेंद्र निकृष्टम व्यक्ति है या सबसे नीच व्यक्ति है, सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है, सबसे घटिया है। कोई अपने नाम पे मत लीजिएगा, माफी मचाऊंगा, यहाँ पर कोई भी नाम कर लीजिएगा, ठीक है। तो नरेंद्र कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, निकृष्टम व्यक्ति है। आनंद कक्षा के सबसे होशियार है, यानी सबसे अधिक होशियार है। तो ये सब उत्तमावस्था के उदाहरण हुए, ठीक है। संकेतवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? हालांकि इस पर ध्यान रखिएगा, तो प्रयोग के अनुसार भेद वगैरह केवल यही पूछता है। अर्थ के अनुसार जैसे देखिए 4 है, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। बाकी ये सब जल्दी पूछते नहीं है, ठीक है। तो संकेतवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। कभी कभी प्रश्न इससे भी आता है, जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, तो बहुत आसान है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। राम धीरे धीरे टहलता है, तो टहलता है, कैसे टहलता है? धीरे धीरे टहलता है। तो यही धीरे धीरे क्या है? यही इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्रिया अर्थात टहलना की विशेषता बता रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण का उदाहरण हुआ। काम खत्म। थोड़ा सा परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक को पहचाना दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, रात में देर तक बारिश होती रही। देर तक क्या है? देर तक क्रिया विशेषण है। बारिश होती रही, कब तक होती रही? देर तक। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, ये थोड़ी सी क्या है? अब अंतर हो गया, क्रिया विशेषण तो है ही, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी मिठाई माप तौल वाली वस्तु है, संख्या वाली तो है नहीं, माप तौल वाली बात है। माप तौल माप तौल वाली बात है, तो परिमाणवाचक, जहां माप तौल किलो तराजू बताया बात आए, वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो केवल क्रिया विशेषण अगर विकल्प में है तब तो आप कहेंगे कि हाँ थोड़ी सी क्रिया विशेषण है। अगर बाय द वे परिमाणवाचक भी ऐड किया है तो आप कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह साल भर अनुपस्थित रहा। साल भर, एक तो पहली बात तो क्रिया विशेषण तो है ही, साथ में कैसा क्रिया विशेषण है? अरे कालवाचक की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है, तो क्रिया विशेषण तो है ही। अगर कालवाचक दिया रहे तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। जी जान लगाकर क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो ना। पढ़ रहे हो क्या है? क्रिया है। कैसे पढ़ रहा है भाई? जी जान लगाकर। तो जी जान लगाकर क्या है? क्रिया विशेषण है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है। सुबह बनाती है, बड़ी अच्छी बात है। तो सुबह क्या है? एक तो कालवाचक की बात है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से समय, यहाँ परिभाषा में मैंने लिख दिया है, जिस शब्द से समय या काल का बोध होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे सुबह, शाम, प्रतिदिन, साल भर, ये सब क्या उदाहरण? कालवाचक क्रिया विशेषण के। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़ क्या है? धड़ाधड़ क्या है? बिकने का ही तो तरीका है। धड़ाधड़, फटाफट, सटासट बिक रही हैं। तो धड़ाधड़ क्या है? क्रिया विशेषण है। कुछ यौगिक क्रिया विशेषण अनुकरण वाचक शब्दों की द्विरुक्ति से बनते हैं, जैसे पट पट, तड़ तड़, धड़ाधड़। अर्थात ये शब्द जहां भी दिखे आप इसको तुरंत मान लीजिएगा ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। क्रिया विशेषण बता रहा है। धड़ाधड़ क्या है? धड़ाधड़, पट पट, तड़तड़, ये सब जो है किसी क्रिया का विशेषता बताने वाले शब्द हैं। रीतिवाचक को कैसे पहचानोगे? रीतिवाचक को कैसे पहचानोगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? कैसे पहचानोगे? ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये सब जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन पूछ देगा, कभी कभी पूछ देता है, तो क्या करोगे? इसलिए जान लो। या दूसरा परिभाषा समझ लो जी, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का
ढंग या रीति का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा बोध है? तो भैया रात में अचानक वर्षा होने लगी, ठीक है। तो यह परिभाषा क्या है? जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की रीति, होने का ढंग या रीति का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो रात में कैसे वर्षा होने लगी? अचानक वर्षा होने लगी, तो ये क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसमें क्रिया, इसमें जो है क्रिया के होने के तरीके और ढंग की बात हो रही है, तो रीतिवाचक हो गया। राधा तेज दौड़ती है, कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है, तो ये कार्य होने का तरीका विधि बता रहा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हुआ राधा तेज दौड़ती है में तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद ऊपर ही बता दिया, तो अर्थ के अनुसार 4 भेद होते हैं। यही अगर पूछना होता है तो पूछा जाता है। प्रयोग के अनुसार 3 होते हैं, रूप के अनुसार 3 होते हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो अर्थ के अनुसार है, 4 है। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, इन सब का मैंने उदाहरण और परिभाषा ऊपर बता दिया है। विशेष विशेषण शब्दों की बात करें, ये सब तो हो गया नियम, कानून, परिभाषा। बात करते हैं शब्द। विशेष किसे कहते हैं? शब्द, विशेष शब्द मूल शब्द अर्थात संज्ञा होते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए, विशेष शब्द, विशेष शब्द मूल शब्द अर्थात संज्ञा होते हैं। विशेषण क्या होते हैं? इन्हीं में कुछ प्रत्यय आदि लगने से या जुड़ने से जो शब्द बनते हैं वही विशेषण हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? मूल शब्द में ही कुछ प्रत्यय आदि लगाने से, जुड़ने से वही मूल शब्द विशेषण का रूप ग्रहण कर लेता है। कैसे? जैसे यहाँ उदाहरण देखते हैं। अंत, अंत में देखो हो गया अंतिम, प्रत्यय लग गया ना। अंतिम या अंत, ये दोनों क्या है? एक है इसमें विशेष और एक है विशेषण। तो मूल शब्द कौन है? मूल शब्द है अंत, और इसमें प्रत्यय आदि लगने से शब्द बन गया अंतिम या अंत। तो ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष। चलो भैया, इतिहास, इतिहास क्या है? मूल शब्द है। ऐतिहासिक क्या है? विशेषण है। इसी तरह उत्कर्ष, उत्कृष्ट, संस्कृत मूल शब्द है, सांस्कृतिक प्रत्यय लगने से विशेषण बन गया। पशु क्या है? मूल शब्द है। पाश्विक या पाशव क्या है? विशेषण है, क्योंकि इसमें प्रत्यय आदि लग गए हैं। अब बात करते हैं कुछ अपवाद की। जैसे किसी किसी जिस शब्द में ता, नोट करो, ता, पन, ऐसे शब्द, इसके बारे में गंभीरता से बात करेंगे। ना, इस तरह के जहां पे शब्द दिखे वो वहां पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जैसे हम लोगों को लगता है कि मानव मूल शब्द है, ठीक है, लेकिन मानवता, सुंदरता आदि शब्द मानव, सुंदर आदि से बड़े होने के बावजूद विशेष है। बड़े होने का मतलब प्रत्यय लग गया है, प्रत्यय लगा है, मानव मूल शब्द है, लेकिन यहाँ पे मानवता क्या हो गया है? मानवता को माना गया है, क्या माना गया है? विशेषण, सॉरी विशेष, जबकि मानव क्या हो गया? विशेषण। मानव हो गया विशेषण। अभी आगे और समझाते, जैसे पन जहां शब्द दिखे, जहां ता दिखे, ये अपवाद है। बाकी तो आपने परिभाषा पढ़ लिया। विशेष शब्द मूल शब्द होते हैं, संज्ञा होते हैं। उन्हीं शब्दों में जब प्रत्यय आदि जुड़ जाता है तो वही शब्द विशेषण बन जाते हैं। यहाँ पे विशेष और विशेषण के, ए है विशेष शब्द इधर लिखा है, इधर है विशेषण, ये सब उदाहरण है। लेकिन अपवाद आ गया बीच में। तो अपवाद क्या है? जैसे कुछ शब्द है जहां पे ता, पन इस तरह का चीज दिखाई दे, ये छोटी एक मात्रा दिखाई दे, इस तरह के शब्द जहां पे दिखाई देते हैं वो अपवाद की श्रेणी में है। ऐसे बहुत से शब्दों का मैं अभ्यास कराऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो ऐसे शब्दों में जैसे मानवता, मूल शब्द तो मानव है, मूल शब्द सुंदर है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था मूल शब्द होते हैं विशेष, तो यहीं पे अपवाद में उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे ता वाला शब्द देख लेते हैं। तो मूल शब्द देखो हम लोग पढ़ रहे थे, गंभीर मूल शब्द है।
इससे बनता है गंभीरता, तो विशेषण हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अपवाद हो गया, उल्टा हो गया। ए है विशेष, गंभीरता है विशेष, और ए है विशेषण। ठीक है। ये ता वाले उदाहरण है, चंचलता, सुंदरता, एकता, तत्परता, तटस्थता, प्राचीनता। ये ता वाले अपवाद है। जहां पे ऐसे शब्द दिखे ता लगे हुए, उसे आप उल्टा कर दोगे, उसे विशेष मान लोगे, और जो सिंपल मूल शब्द दिखे उसे विशेषण मानोगे। अब पन वाला देख लेते हैं, जैसे तीखापन, कड़वापन, ओछापन। ये सब अपवाद किसके हो गए हैं? ये सब अपवाद हो गए हैं पन वाले। आसक्ति देखो, यहाँ पे छोटी मात्रा लगा है, उपलब्धि में उपलब्ध उपलब्ध हो गया। इसी तरह ना, अक्सर जहां पे आराधना, जुठारना, झिलमिलाना, ये सब शब्द दिखते हैं, ये भी अपवाद की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो ऐसे शब्दों को और अच्छे तरीके से समझाऊंगा आगे। ठीक है। तो आज का बेहतरीन क्लास आपके लिए है। अब आज के बाद कभी मत कहिएगा कि सर विशेष विशेषण नहीं समझ में आया या नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा गलती कभी मत करिएगा। बहुत बेहतरीन और बहुत सरलतम ढंग से पढ़ाया है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए शांत मन से। बाकी मैं फिर से इसको टॉपिक वाइज एक एक खंड को अलग करते करते कर करके मैं आपको प्रश्नों के साथ, उदाहरण के साथ समझाऊंगा, ताकि दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए इस चैनल को। अभी आपके प्यार की बहुत जरूरत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।